जी, बात चल रही है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट अपॉन देयर नेचर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करने के लिए जो हमारे पास सॉल्यूट होना चाहिए, इट शुड बी नॉन वोलाटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एंड सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगे लाइक एसोसिएशन, डिसोसिएशन, कंसंट्रेशन, और इस वजह से एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं वो ऑब्जर्व होंगी। फिलहाल स्टैंडर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नॉन वोलाटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, डाइल्यूट सॉल्यूशंस फॉर यूरिया, फॉर ग्लूकोज वगैरह इनके लिए ऑब्जर्व होती हैं। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम बात कर रहे हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। तो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जिसे हमने डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स टू कहा था। एक्स टू की वैल्यू डाल दें तो पी नॉट डब्ल्यू टू ओवर डब्ल्यू वन इंटू एम वन ओवर एम टू ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे नापने के लिए आपके पास दो मेथड हैं, एक को आप स्टैटिक मेथड कहते हैं, एक को डायनेमिक मेथड कहते हैं। डायनेमिक मेथड को आप वॉकर एंड ऑस्टवाल्ड्स मेथड भी कहते हैं। तो ये इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी हो जाएगी। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है वो आ रही है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखा ये गया है कि जैसे आप जानते हैं कि जब सॉल्यूशन बनता है, अच्छा सॉल्यूशन बनने के दौरान ना चेंजेस क्या हो रहे हैं वो जरा ऑब्जर्व करें। पहले यहाँ पे सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट वेपराइज हो रहा था, उड़ रहा था। जब आपने सॉल्यूट डाल दिया तो सतह पर कुछ मॉलिक्यूल सॉल्यूट के भी आ गए, और जब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सरफेस पर आएंगे तो दे आर एक्चुअली ऑक्यूपाइंग स्पेस, और फिर वो मुश्किल बना रहे हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के उड़ने का। जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, और इस तरीके से वो वेपर प्रेशर कम कर रहे हैं। जब वेपर प्रेशर कम होगा तो सारी बात है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। इसे कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो डेल्टा टी बी है वो बराबर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैसे मोलैलिटी के। और अगर उसको हल निकाल लें तो वो हो जाता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। इसे कहते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट जो होता है उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है काफ़ी चीज़ों से, लाइक हीट ऑफ वेपराइजेशन से उसका ताल्लुक है, उसका ताल्लुक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो अंदर मौजूद हैं उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में। अच्छा, जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है इसे नापने के लिए आप जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं उसे लैंड्स बर्गर्स मेथड आप कहेंगे। और जो के बी है ना, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसके लिए अगर आप पानी के लिए बात करें तो पानी के लिए जो 1 मोलर सॉल्यूशन है उसके लिए के बी की वैल्यू 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाती है। यानी कि अगर आपके पास 1 मोलर सॉल्यूशन होगा नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का पानी के अंदर, तो फिर उसके वजह से पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 की बजाय 100.52 हो जाएगा। 0.1 मोलर सॉल्यूशन के लिए 100.052। तो ये बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी ऐड हो सकती है। 1 मोल के लिए 2 मोल के लिए डबल हो जाती है, 3 के लिए ट्रिपल हो जाती है, वगैरह वगैरह। आगे चलते हुए अगर हम बात करें के बी की, तो के बी का बड़ा गहरा ताल्लुक है, मैंने कहा आर टी बी नॉट ओवर डेल्टा एच वी। N1 से N1 है सॉल्वेंट के मोल्स, और टी बी नॉट जो है वो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। तो के बी बेसिकली डिपेंड कर रहा है सॉल्वेंट पर। और यहाँ से अगेन हमें ये पता लगा कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे बेसिकली डिपेंड कर रही हैं, वो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही। के बी का डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो किसके साथ आ गया, वो आ गया सॉल्वेंट के साथ। और अगर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ही ज़्यादा हो तो उसकी के बी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। सही है जनाब, ये समझ रहे हैं आप? यकीनन आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके बॉलिंग पॉइंट कम है उनका के भी कम होना चाहिए, और जिनके बॉलिंग पॉइंट ज़्यादा हैं उनका के भी ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, ये जो मेथड है लैंड्सबर्गर मेथड, एक हमने बात की। दूसरा क्वार्टरल मेथड है जो इस्तेमाल किया जाता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन नापने के लिए। इसके साथ ही दूसरा आ रहा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की बात की कि वेपर प्रेशर कम हुआ है
बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। इसी को अगर हम यहाँ पर लगा कर देखें तो वो कहता है कि ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ में ये जो पोर्शन है ना ए बी, यहाँ पर लिक्विड है और बी सी में यहाँ पर सॉलिड बन गया है। सही है जनाब, ये वेपर प्रेशर कर्व आपने शो की है। और अगर आपके पास सॉल्यूशन हो तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा तो वो एक पॉइंट पर आकर उसने बराबर होना चाहिए था उसका जी, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो बराबर हो जाना चाहिए था सॉल्वेंट सॉलिड के। याद रख लें, एक बात को ज़रा समझें कि कोई चीज़ सॉलिडिफाई कब होती है, फ्रीज कब होती है, जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज और वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज वो दोनों बराबर हो जाते हैं। इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है कि वेपर प्रेशर जो लिक्विड का है और वेपर्स का है वो बराबर हो जाना चाहिए। सही है जनाब, तो ये जो पॉइंट है ना, ये है हमारे पास फिलहाल फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि इस पर जो वेपर प्रेशर है वो दोनों का मिल रहा है, सॉलिड और लिक्विड का। अगर आपके पास सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन जब इस टेम्परेचर पर पहुंचता है, इस टेम्परेचर पर, इसे थोड़ा और बेहतर बना लेते हैं, डायग्राम को यूं ले जाते हैं, तो अब जब ये सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन है वो इस टेम्परेचर पर पहुंचता है तो उसका वेपर प्रेशर बराबर नहीं हुआ, उसका वेपर प्रेशर बराबर नहीं हुआ है अभी तक दूसरी वाली फेज के, यानी कि सॉलिड फेज के, इसलिए उसे मजीद वेपर प्रेशर कम करके इस पॉइंट पर आकर, इस टेम्परेचर पर आकर सॉलिडिफाई होना पड़ता है। और ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है इसे कहते हैं लोअरिंग सॉरी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ जो है वो भी के एफ इंटू एम पर डिपेंड कर रही है और के एफ के बी के तरीके से डिपेंड कर रहा है होलली एंड सोलली किस पर जी, सॉल्वेंट पर, उसका सॉल्यूट से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर जो मेथड इस्तेमाल हो रहे हैं इसको मेजर करने के, वो मेथड हैं रास्ट कैम्फर मेथड है जिसमें कांफूर इस्तेमाल होती है और कैम्फर में जो सॉल्युबल होगा उसी पर वो काम करती है, बाकी पर वो काम नहीं करती। सही है। और दूसरा बैकमैन मेथड है जिसमें बैकमैन थर्मोमीटर इस्तेमाल होता है जिसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 केल्विन। आप जानते हो कि लीस्ट काउंट वो मिनिमम मेजरमेंट है विच कैन बी डन बाय एन इंस्ट्रूमेंट, तो उसका लीस्ट काउंट बैकमैन थर्मोमीटर का 0.01 केल्विन होता है। तो ये थी जी 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है उसे हम ऑस्मोसिस कह रहे हैं या ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहे हैं। ऑस्मोसिस को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे की तरफ, जहाँ पर स्टार्ट हुआ था पुराने वक्त में ऑस्मोसिस का प्रोसेस। ऑस्मोसिस ये होती है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है कंसंट्रेटेड, एक सॉल्यूशन है डाइल्यूट। तो एक सॉल्यूशन है कंसंट्रेटेड, एक सॉल्यूशन है डाइल्यूट। और अब अगर हम एक तरफ बना लेते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और दूसरी तरफ बना लेते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, और उसके दरमियान में हमने कोई लगा दी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी चीज होती है जो कुछ चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने देती है, कुछ को अपने अंदर से नहीं गुजरने देती। इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में किताब के अंदर मिसालें दी हुई हैं। सनाउल्लाह साहब की बुक में फिश ब्लैडर की मिसाल दी गई है, एग शेल के मेम्ब्रेन की मिसाल दी गई है, कैल्शियम फॉस्फेट की मिसाल दी गई है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन की मिसाल दी गई है, और कॉपर फेरोसाइनाइड उनकी मिसालें दी गई हैं। और ये सारी मिसालें पार्चमेंट, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अगर आपके पास होगा तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है SOLVENT सॉल्वेंट वो कम होगा, जबकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मिकदार होती है ज़्यादा। अब सॉल्वेंट ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मूव करेगा थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस के अंदर एक खास प्रेशर होता है, उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसकी वैल्यू है पाई से जाहिर करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इस साइड पर लगाया गया वो प्रेशर है which prevents the movement of solvent molecules across the semi-permeable membrane। सही है जनाब, तो इसे आप कह देते हैं osmotic pressure। Osmotic pressure is the pressure applied on the concentrated solution side to prevent the movement of solvent molecules across the semi-permeable membrane। और osmotic pressure जो है वो काफ़ी हद तक रिलेट कर रहा है हमारे कॉमन लॉज से जो कि हम आम जिंदगी में पढ़ते हैं, लाइक बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। और इसके बारे में जो लॉज हैं अब हम ज़रा उनका एक खुलासा कर लेते हैं।